केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले के पास 400 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो जाती है। सरकार की नीतियों का फायदा सीधे अपने परिवार की रियल एस्टेट कंपनियों को पहुंचाया गया कि हर बार की तरह छोटे मोहरों को पकड़कर बड़ी मछलियों को बचा लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद पीसी। ये मेरा लगातार 6th एपिसोड है जहां मैं आप अपनों से अपनी बात करती हूं। आज मैं बात करूंगी वो नारे की जो पूरे देश में गूंजा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। न खाता हूं न खाने दूंगा। वो नारा जो 2014 से लेकर आज 2026 आ गया है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। क्या इस देश में भ्रष्टाचार वाकई खत्म हो गया है या फिर भ्रष्टाचार करने का तरीका बदल गया है? आज स्ट्रेट टॉक में हम किसी हवाई बात पर नहीं बल्कि हाल ही में सामने आए उन पुख्ता सबूतों और मीडिया इन्वेस्टिगेशंस पर बात करेंगे जिन्होंने बीजेपी की तथाकथित ईमानदारी के मुखौटे को उतार फेंका है। चाहे वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का वीआईपी लैंड डील हो, अयोध्या राम मंदिर के चंदे में हुई शर्मनाक हेराफेरी पर एसआईटी की रिपोर्ट हो, या फिर खुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का अपने ही मंत्रालय से मलाई मारना हो। आज हम एक एक कर इन सारी ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स की परतों को खोलेंगे और पूछेंगे क्या ये करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में नहीं आता है। बिना किसी लाग लपेट के सिर्फ सीधी बात, स्ट्रेट टॉक विद पीसी। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। जो दस्तावेज एक अखबार के माध्यम से आए हैं वो बताते हैं कि दिसंबर 2023 में जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तब से लेकर अब तक उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और उसके आसपास 168 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए है। कहा जाता है कि उन्होंने बाकायदा एफिडेविट में लिखा है कि उनकी रियल एस्टेट कारोबार रहा है। और अगर मैं 2021 से जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो उसका ये आंकड़ा जोड़ूं तो करीब वो जो जमीन है, टोटल जमीन है 253 एकड़ पूरे परिवार के बीच में है। अब आप कहेंगे कि जमीन खरीदना कब से अपराध हो गया, क्या उन्होंने बताया नहीं था कि उनकी रियल एस्टेट कंपनी है? पर ये जमीनें उन्हीं रास्तों और इलाकों में खरीदी हुई हैं जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने नए रोड प्रोजेक्ट्स, हाईवे लिंक्स और लैंड यूज चेंज किए थे और वहां से घोषणाएं भी उन्हीं की तरफ से हुई थी। यानी सरकार की नीतियों का फायदा सीधे अपने परिवार की रियल एस्टेट कंपनियों को पहुंचाया गया। सिंहस्थ कुंभ जो 2028 में हो रहा है उसी के नाम पर उज्जैन का विकास हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मुख्यमंत्री का परिवार सांवरिया ब्रांड के तहत हाउसिंग स्कीम्स बनाकर काट रहा है। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के माध्यम से हो या सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के माध्यम से हो। पर बीजेपी इस पे पूरी तरीके से खामोश है। उनके बड़े बड़े नेता जो भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, 70 साल के इतिहास पे बात करते हैं, वो अब चुप्पी साधे हुए हैं। क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? मुख्यमंत्री पद की शपथ लोक कल्याण के लिए ली जाती है या खुद अपने निजी साम्राज्य खड़ा करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब बात उस मुद्दे पर करें जो अयोध्या का भव्य राम मंदिर, जहां हर श्रद्धालु अपने आप को ठगित महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्य जो कमेटी बनी है उन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और जो अनुमानों के मुताबिक, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते भी कहा था, दान पेटियों और चढ़ावे के हेरफेर का यह आंकड़ा 200 करोड़ रुपयों के लगभग पाया जा रहा है। एसआईटी की जांच में पता चला है कि दान में आई नकदी, सोने चांदी के जेवरातों और काउंटिंग और बही खातों में बहुत भारी हेराफेरी हुई है और बहुत सारा फेरबदल हुआ है। यहाँ तक कि मंदिर के कुछ समय के लिए सीसीटीवी फुटेज मिसिंग ही नहीं, डिलीट कर दिए गए हैं। करीब 50 कर्मचारियों पे इन्वेस्टिगेशन जारी है और कुछ अरेस्ट भी किए गए हैं। इस विवाद के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर लगातार सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। अब खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। स्थिति यह हो गई है कि अयोध्या बार एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि इस चंदा चोरी के आरोपियों में जो लोग पकड़े गए हैं और जो सजा जिनको होने वाली है, उनके केस को कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। कल ही सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी और फोरेंसिक ऑडिट के लिए भी याचिकाएं डाली गई थी। अनफॉर्चुनेटली अदालत ने कहा कि क्योंकि राज्य में एसआईटी पहले से ही जांच कर रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसलिए वो अभी इसको नियमित सुनवाई के दौरान इसे देखेंगे, ना कि उसको प्राथमिकता देकर उस पर कोई जजमेंट करेंगे। पर सवाल ये है, क्या आस्था सिर्फ राजनीति का टूल है और पवित्र दान पात्र जो दिया जाता है सिर्फ जेबें भरने का एक जरिया बन चुका है?
तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आया है और केंद्र सरकार के एक और ईमानदार चेहरे से जुड़ा हुआ है, नाम उनका है भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। ये भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आई है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है, इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से आई है। उनने कहा कि राजस्थान में मंत्री जी के पीही गांव में उन्होंने अपने निजी कमर्शियल खीरे के खेत यानी क्यूकम्बर फार्म के लिए सरकार से, केंद्र सरकार की एक स्कीम है उसके जरिए 99.6 लाख रुपए की भारी भरकम सब्सिडी मंजूर करवा ली। अब आप कहेंगे कि किसान को सब्सिडी मिली तो आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें गलत क्या है? गलत यह है कि यह सब्सिडी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की योजना के तहत दी गई और नियमों के मुताबिक खुद मंत्री जी उस बोर्ड के एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट हैं। यानी जिस मंत्रालय से आप मंत्री हैं, जिस बोर्ड के आप खुद वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसी बोर्ड की प्रोजेक्ट कमेटी से आपने अपने ही फार्म के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी करवा ली। पूरे देश में पिछले साल सिर्फ 467 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसको ये सब्सिडी मिली है, जिनमें से 50 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी में खुद माननीय मंत्री शामिल हैं। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो मंत्री जी का जवाब सुनिए, मैं तो किसान हूं, बचपन से खेती कर रहा हूं, छुपाकर थोड़ी ना लिया है, मैंने बकायदा बोर्ड लगाकर लिखा हुआ है कि मैंने सब्सिडी प्राप्त की है। मंत्री जी, आप उस दलील को क्या कहा, आपकी इस दलील को क्या कहा जाए? नैतिकता कहां गई? जब रेफरी ही खुद गोल करने लगे तो मैच की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। क्या देश के आम, गरीब और कर्ज में डूबे किसान को कभी इतनी आसानी से 1 करोड़ की सब्सिडी मिलती है? जरा सोचिएगा उस बात पर। दोस्तों, इन तीनों मामलों को जोड़कर अगर देखेंगे, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई वन ऑफ नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक करप्शन का मॉडल बनता जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर बहुत सवाल 2014 से पहले उठते थे और काफी रेजिग्नेशन भी हो जाते थे। यहाँ पर तो कुछ आवाज भी नहीं हो रही है, विपक्ष चिल्ला रहा है। केंद्रीय एजेंसीज जो ईडी और सीबीआई जो विपक्षी नेताओं के घर पर रोज पहुंच जाती हैं, वो इन मामलों पर पूरी तरह से खामोश है। प्रधानमंत्री जी, देश आज सवाल आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके जो नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, के दायरे में आपके सरकारों के मुख्यमंत्री और आपकी कैबिनेट के मंत्री आते हैं या नहीं आते हैं, या उनको कोई एक्सक्लूसिव वीआईपी प्रिविलेज है? अभी देश नीट यूजी के महाघोटाले के जख्मों से उभरा भी नहीं था कि अब महाराष्ट्र में 28 जून 2026 को होने वाली महाराष्ट्र टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा को ठीक 20 घंटे पहले रद्द करना पड़ा। कारण वही, क्योंकि परीक्षा का पेपर पहले ही बाजार में घूम रहा था, यानी पेपर लीक माफिया स्ट्राइक्स अगेन, दिस टाइम इन महाराष्ट्र। आइए सबसे पहले इस ताजा धमाके की क्रोनोलॉजी समझते हैं। शनिवार 27 जून को ठाणे के भिवंडी के एक होटल में पुलिस ने छापा मारा था। वहां से दिल्ली, बिहार और हरियाणा से आए 3 शातिर एजेंट्स जो पेपर लीक माफिया का हिस्सा हैं, आकाश, राजीव और धीरज को गिरफ्तार किया। उनके पास से क्या मिला? अगले दिन होने वाले टीईटी परीक्षा के मूल प्रश्न पत्रों के 4 सेट। शिक्षा विभाग ने जब इन 4 सेट की जांच की, उनके अधिकारियों ने खुद कंफर्म किया कि जो पेपर बरामद हुए हैं वो 100% असली थे, यानी वही पेपर थे जो अगले दिन के पेपर में आने वाले थे। और डील कितने में हो रही थी? 1.5 करोड़ रुपए में। सोचिए, महाराष्ट्र के स्कूलों में जो शिक्षक हमारे बच्चों का भविष्य संवारने वाले हैं, उनकी योग्यता की कीमत इन एजेंट्स ने 1.5 करोड़ रुपए लगा दी और लोग उसको खरीदने को भी तैयार थे। इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। सत्र जारी है, उसमें यह हंगामा हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया और शिक्षा मंत्री दादा भूसे के इस्तीफे की मांग की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी तो बना दी है, पर लेकिन सवाल यही है कि पेपर छापने वाली और परीक्षा कराने वाली प्राइवेट कंपनियों के नेक्सस पर कार्रवाई कब होगी? क्या हर बार की तरह जो हर केंद्र में देख रहे हैं, बाकी राज्यों में देख रहे हैं कि हर बार की तरह छोटे मोहरों को पकड़कर बड़ी मछलियों को बचा लिया जाएगा? अगर सरकार को लगता है कि यह कोई पहली बार हुआ है, या आपको ये बताने की कोशिश करें कि ये महाराष्ट्र में कभी पहले नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है, तो मैं उनकी याददाश्त थोड़ी दुरुस्त कर देती हूँ। महाराष्ट्र में पेपर लीक होना अब अपवाद नहीं बल्कि एक तय पैटर्न बन चुका है। 2021-22 का सेम टीईटी घोटाला याद कीजिए, जब महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के खुद के कमिश्नर तुकाराम सुपे को परीक्षा में धांधली और नंबर बढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
दूसरा एक और उदाहरण बताती हूँ, म्हाडा और हेल्थ डिपार्टमेंट भर्ती लीक। इस दौरान म्हाडा और स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, कंपनियों के सर्वर से डेटा ही चुरा लिया गया और लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया। तलाटी भर्ती परीक्षा घोटाला, ये आपको तीसरा उदाहरण बता रही हूँ, वो भी महाराष्ट्र से बता रही हूँ। परीक्षा केंद्रों पर हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइस, डमी कैंडिडेट्स और अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों के सौदे हुए, और भुगता कौन? वो जो ईमानदार स्टूडेंट्स थे। आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड लीक थाने पुलिस ने ही कुछ साल पहले एक बड़े मिलिट्री भर्ती पेपर लीक का भंडाफोड़ किया था, जहां कोचिंग सेंटर्स और अधिकारियों का नेक्सस सामने आया था। यह लिस्ट ना खत्म होने वाली एक लंबी लिस्ट बनती जा रही है। जब भी कोई बड़ी भर्ती आती है, छात्रों की उम्मीदों से पहले दलालों की तिजोरियों का खुल जाना अब ये नॉर्म बन चुका है। सरकार ने महाराष्ट्र प्रतियोगी परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू तो कर दिया है, लेकिन जब तक क्रियान्वयन में खोट रहेगी, ऐसे कड़े कानून सिर्फ कागजों पर धूल फांकते रहेंगे। अब बात करते हैं इस पूरे खेल के ग्लोबल नेक्सस की। ग्लोबल यानी इंटर स्टेट नेक्सस। महाराष्ट्र का यह टीईटी लीक कोई लोकल मामला नहीं है, बल्कि इसके तार सीधे बिहार, हरियाणा और दिल्ली के उस अंतरराज्यीय जो सिंडिकेट है उससे जुड़े हुए हैं, जो पूरे देश की परीक्षाओं को दीमक की तरह चाट रहे हैं और उन पे किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। चाहे वो केंद्र की एनटीए हो या राज्यों के भर्ती बोर्ड, उनकी अक्षमता का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदार छात्र भुगतता है। वो छात्र जो मुंबई, पुणे, नागपुर या देश के किसी भी कोने में एक छोटे से कमरे में 14-14 घंटे पढ़ाई करता है, सिर्फ उस उम्मीद में कि एक दिन उनको सफलता मिलेगी और उनकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अंत में उसे क्या मिलता है? परीक्षा का कैंसलेशन नोटिफिकेशन। दोस्तों, पेपर लीक सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, यह इस देश के युवाओं के भरोसे की सीधी सीधी हत्या है। जब प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री चुनावी रैलियों में युवा शक्ति और विकसित भारत की बात करते हैं, तो क्या उन्हें इन टूटे हुए सपनों की सिसकी और आवाज सुनाई नहीं देती है? एक तरफ पेपर लीक का राष्ट्र देश के युवाओं को अब खोखले आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस जवाबदेही चाहिए। एक ऐसी घटना जो सवाल उठाती है कि क्या हमारी युवा पीढ़ी के अंदर से इंसानियत, संवेदना और रिश्तों की पवित्रता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और जब से ये कांड सामने आया है, तब से लगातार वो चर्चा का विषय है। हर मीडिया चैनल में बैक टू बैक कवरेज है। मैं बात कर रही हूँ पुणे के सनसनीखेज केतन अग्रवाल मर्डर केस की। जो मामला पहले एक साधारण ट्रैकिंग हादसा लग रहा था, जब उसकी परतें खुली तो पीछे से एक ऐसी खौफनाक, ठंडे दिमाग से रची गई साजिश सामने आई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह कहानी आईना है हमारे खोखले होते पारिवारिक ताने बाने का, सोशल मीडिया के दिखावे का और युवाओं में पनपती उस खतरनाक मानसिकता का, जहां किसी की जान की कीमत अब कुछ भी नहीं बची रह गई है। 18 जून 2026 पुणे के एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कारोबारी के 26 वर्षीय बेटे केतन अग्रवाल की लोहागढ़ किले के पास 400 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो जाती है। उनके साथ उनकी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल मौजूद थी, जिसकी उम्र महज 20 साल तो है ही, पर इतनी शातिर दिमाग थी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सिया पुलिस को रोते हुए बताती है कि केतन सेल्फी ले रहे थे, पैर फिसला और वो नीचे गिर गए। सोशल मीडिया पे बकायदा दुख जताने वाले पोस्ट डाले जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब केतन के पिता पुलिस को बताते हैं कि उनका बेटा एक अनुभवी ट्रेकर था, वो इतनी आसानी से नहीं गिर सकता। पुणे रूरल पुलिस जब टेक्निकल सर्वेलेंस और सीडीआर खंगालती है, तो जो सच बाहर आता है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं और वो लगातार चर्चा का विषय बना रहा है, हर टेबल पर, हर डाइनिंग टेबल पर, हर घर में। यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। पुलिस जांच के मुताबिक सिया गोयल और उसके जो कथित प्रेमी चेतन चौधरी, जिनकी उम्र 22 साल है, कई महीनों से केतन को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। मर्डर से ठीक 34 मिनट पहले सिया और चेतन के बीच एक सीक्रेट कॉल हुई,
जो कि इस बात का फाइनल गो हेड था कि ये वो प्लान कैरी आउट करने वाले हैं। सोचिए, जिस मंगेतर के जन्मदिन को खास बनाने के लिए केतन उस किले पर गए थे, उसी मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें 400 फीट नीचे मौत के मुंह में धकेल दिया। कोल्ड ब्लडेड एज क्रिकेट। इस केस के साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स को देखिए, जो बेहद परेशान करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। मनोचिकित्सकों और जांच अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में हत्या का तरीका जितना बर्बर था, उससे कहीं ज्यादा डरावनी उसके पीछे की वजह थी। सिया गोयल ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि केतन के लुक वो पसंद नहीं करती थी। वो उसके गंजेपन, विग पहनने और हकलाने से नाखुश थी और उसे डर था कि सगाई तोड़ने से समाज में बदनामी उनके परिवार की होगी। तो परिवार की बदनामी से बचने के लिए उस पर केतन के पिता ने बहुत सही और कड़ा सवाल उठाया है, जो परिवार की बदनामी को लेकर बात है। उन्होंने कहा, अगर वो शादी नहीं करना चाहती थी तो सीधे मना कर देती, मर्डर करने की क्या जरूरत थी। यही आज के समाज का सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा रोग भी बनता जा रहा है। और सबसे बड़ा रोग है आजकल की दिखावे की बीमारी। आज की युवा पीढ़ी रील और रियल लाइफ के अंतर को भूल चुकी है। सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल दिखने की चाहत और अंदर छिपी खोखली असुरक्षा इतनी बढ़ गई है कि लोग किसी की जिंदगी खत्म करने को एक आसान सा ऑप्शन मानने लगते हैं। उनकी गूगल सर्च बताती है कि उन्होंने कैसे इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया जाए। उन्होंने उसके बारे में भी लगातार उसके ऊपर सर्च की थी। दोस्तों, केतन अग्रवाल केस सिर्फ एक और क्राइम रिपोर्ट नहीं है, यह हमारे पूरे समाज के लिए एक गंभीर वेकअप कॉल है। केतन अग्रवाल आज हमारे बीच नहीं है, उनका परिवार कभी न भरने वाले गम में डूब चुका है, लेकिन कानून अपना काम करेगा और इन दोनों गुनहगारों को उनके कर्मों की सजा जरूर देगा, उस पर मुझे पूरा यकीन है। और इसमें कोई लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक महिला इस तरीके का काम करती है तो उसको भी इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए जितना हम उम्मीद करते हैं अगर पुरुषों को भी सजा दी जाए। Now let's talk about Mumbai. Mumbai is running out of room to breathe, literally. Every day, over 8 million people cram into Mumbai's local trains. We call it the lifeline of the city. But I think the entire city is gasping to live. But recently that lifeline turned into a crime scene. A brutal murder inside a local train coach. It is followed just 6 months after another young professor who teaches in a Mumbai college lost his life due to similar clash in the local train. It shakes you to the core. It makes you ask, are we even safe during a daily struggle to survive? Are we safe when we travel? But the violence isn't just happening on our trains. There is a silent systemic violence happening to our city's infrastructure as well. Our city's open spaces as well. Look at our open spaces, or rather look at what is left of them. Just this past week, the BMC's Improvements Committee cleared a very controversial proposal to completely wipe out the iconic Neville D'Souza football ground, which is in Bandra Reclamation. And can you guess what they're planning to bring up instead of that? Some exhibition centers. They're changing the land reservation of this 8,450 square meter plot from a designated playground to an exhibition and commercial convention center, as if Mumbai doesn't have enough of that already, as if Mumbai is struggling to find what to do with its open spaces. It is unfortunate that every open space is up for grabs. This is the city's only FIFA standard ground where nearly 10,000 young athletes train every single year. National heroes like Rahul Bheke and Rainier Fernandez hone their skills on this very ground. And why are they snatching it away? Because the BMC claims a 1983 layout originally earmarked it for a convention complex. There are enough and more convention centers, like I said earlier. They are attacking this complex and this ground only because there seems to be some hate to provide open spaces to the citizens of Mumbai. They are prioritizing a 40-year-old blueprint over the health and dreams of our children today. We are talking about Olympics, but we are not even giving our children the spaces to train for those Olympics. Think about the broader crisis. The WHO, the World Health Organization, recommends that at least 9 square meters of open spaces should be allocated per person. And can you guess what a Mumbaiker survives on? Take a guess. It's just 0.87 square meters, less than 1/9 of the healthy global standard.
And instead of building more parks, our civic body is replacing functional green turfs with massive concrete exhibition halls. And if you look towards our coastlines, the destruction hits a whole new scale. The courts have officially cleared the path for the BMC to hack down between 45,000, yes, you heard that right, 45,000 and 45,675 living mangrove trees, yes, living mangrove trees for the 18,263 crore Versova Bhayandar Coastal Road project. Over 103 hectares of vital forest land face destruction. The BMC is promising compensatory afforestation, which is part of every destruction that happens. But where are they promising it? Outside of Mumbai in Palghar. But right now, environmental groups like Van Shakti have rushed the Mumbai High Court because ground checks show these new saplings which planted there are already dying due to improper tidal conditions. Meanwhile, traditional fishing communities from Versova to Charkop are watching their livelihoods collapse as heavy machinery barricades these essentially fish breeding zones. This is about the livelihoods and the lives which are going to be changed forever. This is straight talk, and that is why I ask you, a city cannot survive on concrete flyovers and commercial complexes alone. I ask you to speak up. If we lose our safety, if we lose our playgrounds, and if we hack away our natural flood defenses, we lose the very soul of what we love, the very soul of the city we love, Mumbai. To the BMC and to the policy makers, who is this development really for? Because right now, Mumbaikars are paying for it with their safety, their environment, as well as their health. I would want to ask every Mumbaikar and everybody who wants a better surviving and living condition for its citizens, what do you think? Is Mumbai still livable for the common citizen? Leave your comments and don't forget to hit like, share and subscribe. I'm PC and I'll see you next time.